हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा यूनिट है दैट इज़ यूनिट 3, जो कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। और उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर पहले हम एचआरएम का मतलब अंडरस्टैंड करेंगे, फिर स्ट्रैटेजी, फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रैटेजिक एचआरएम एंड व्हाट इज़ द रूल एंड व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स, हाउ हम इन ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रैटेजिक एचआर एंड ट्रेडिशनल एचआर। इसकी जो रिटन नोट्स हैं दे विल बी अवेलेबल एट माई ब्लॉग। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, शेयर कीजिए और शशि अग्रवाल को चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन सोर्स। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी सक्सेस, उसका सर्वाइवल जो है डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास किस तरह के लोग जो है काम करते हैं। अगर सही लोग काम करते हैं, अगर वो एफिशिएंट हैं, कैपेबल हैं, नॉलेजेबल हैं, ट्रेंड हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो ह्यूमन बींग्स के बिना जो है यूजलेस है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स उनको यूज़ करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ह्यूमन सोर्स जो है हम कह सकते हैं कि दे आर दी वेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे दूसरे नेचुरल सोर्सेज होते हैं, तो ह्यूमन बींग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सोर्स होता है, जिसको यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन जो है ऊंचाई तक पहुंच सकती है। ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच डिवेल्प एंड मैनेजेस द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको किस तरह से डेवलप किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सके। और यहाँ पे जब ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन सबसे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये मशीनें नहीं है, इनको हमें बहुत ही टेंडर और केयर के साथ जो है डील करना पड़ेगा। वी हैव टू अडॉप्ट द ह्यूमन अप्रोच, कि इनकी फीलिंग, इनकी सेंटिमेंट्स को हम अंडरस्टैंड करते हुए इनको हैंडल करें। तो ये जो अप्रोच है ये फोकस करते हैं कि किस तरह से हम इनको डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से इनको हम मैनेज कर सकते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स जो है अचीव कर सके। ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम इस तरह की पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस और प्रोग्राम जो है डिज़ाइन करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हों, साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनके भी गोल्स अचीव हों। तो यहाँ पे दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड इंडिविजुअल गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकें। और उसी तरह फ्लिपो ने कहा है कि किस तरह से हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उस तरह से, किस तरह से हम उसको जो है ह्यूमन बीइंग जो है उनको किस तरह से प्रिक्योर करते हैं, किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से उनको कंपनसेशन देते हैं, किस तरह से हम उनको मेंटेन करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल गोल जो हैं वो अचीव कर सके। नाउ वी हैव अंडरस्टूड what is the meaning of human source management and how they are important to the organization. So what is the meaning of strategy? स्ट्रैटेजी जो है ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजी से ली गई है, जिसका अर्थ है जनरलशिप। ये पहले मिलिट्री को हम किस तरह से जो है हैंडल करते थे। देखो, जो स्ट्रैटेजी है वो एक्शन प्लान है जो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर, दिस इज़ योर बाउंड्री जिसके अंदर आपने ऑपरेट करना है। विलियम एफ क्लूइक हैज़ डिफाइंड strategy is a unified, comprehensive, integrated plan relating to the strategic advantages of the firm to the challenges of the environment. It is designed to ensure the basic objective of the enterprise they are achieved. देखो, जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, उन सब को हम मिला के जो है बनाते हैं कि किस तरह से हमने अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना है, थ्रेट को मिनिमाइज़ करना है, स्ट्रेंथ को किस तरह से हमने यूज़ करना है, वीकनेसेस को किस तरह से हमने रिमूव करना है, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर सकें। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द स्ट्रैटेजी? देखो, स्ट्रैटेजी के अंदर हम
बिजनेस के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ रिलेट करते हैं। किस तरह से टॉप मैनेजमेंट, देखो जब भी हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन की बात करते हैं तो दे आर रिलेटेड टू द फ्यूचर एंड दे आर रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म। तो स्ट्रैटेजी रिलेट टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑपरेशन एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन है ये लॉन्ग रन फ्यूचर के साथ एसोसिएटेड है। और यहाँ पे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो है गवर्नमेंट भी हो सकती है, कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, जो है ग्लोबल भी हो सकता है। तो किस तरह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो वेरियस कंपोनेंट है वहाँ से कौन सी चीज़ें जो है हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है और किस तरह की थ्रेट्स होती हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है जो फ्यूचर को देखते हुए बनाई जाती है, ताकि हमने जो, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजीज बना के लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे ये प्लान्स एंड पॉलिसीज़ होते हैं, तो किस तरह से हमने अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। So now we are done with the strategy. Now we will understand what is strategic management. Strategic management is concerned with the dynamic it's ever changing, क्योंकि environment हमेशा change होता रहता है। How we are formulating, how we are implementing, how we are evaluating, how we are controlling this strategy, ताकि organization के जो strategic जो long run objective है, जो vision है, mission है, वो achieve हो सकें। Strategic management is defined as a set of decision and action that result in the formulation of the strategy and its implementation to achieve the objective of the organization. There are three types of strategy: corporate level strategic decision relate to organizational wide policy, as in the case of multi-divisional companies, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, क्योंकि इसकी बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी हैं, दूसरी डिविजन्स भी हैं। तो कॉर्पोरेट लेवल होता है कि हेड लेवल पे हम पूरी जो कॉर्पोरेट लेवल पे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या विज़न है, क्या मिशन है। बिजनेस लेवल के अंदर जो है उस पर्टिकुलर बिजनेस या डिवीज़न के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और उसी तरह फंक्शनल लेवल पे कि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो हमारा जो बिज़नेस है उसके अंदर क्या है कि जैसे हमारे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसर्च, जो उस बिज़नेस के साथ हमारे फंक्शनल एरियाज़ हैं वहाँ पे हम किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। सो नाउ वी आर क्लियर विद द HRM, वी आर क्लियर विद द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो इजी टू डिफाइन द स्ट्रैटेजिक ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। देखो आज के सिनेरियो के अंदर जो ह्यूमन सोर्स है उसका रोल जो है चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि जो लोग हमारे पास काम करते हैं दे आर आवर सर्वेंट, दे आर मशीन्स। यहाँ पे एक जो आउटलुक है वो चेंज हो रहा है कि वो हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं और वो हमारे चेंज एजेंट्स हैं, क्योंकि उनके साथ पार्टनरशिप करके ही ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेस अचीव कर सकती है। तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। स्ट्रैटेजिक HR जो है ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं, किस तरह के आपके ये ऑब्जेक्टिव हैं, आपको किस तरह से लोग जो हैं चाहिए, उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है उनको हम किस तरह से ट्रेनिंग दे के डेवलप करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है एक्शन प्लान है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और ग्रोथ जो है उसको जो है कंटिन्यू कर सके। अब हम स्ट्रैटेजिक HRM के अंदर देखो, जो थॉमसन है उसका ये भी पॉइंट है, एम्प्लॉय आर द मोस्ट प्रोडक्टिव। एम्प्लॉय कब ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं? अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना हिस्सा मानते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, स्ट्रैटेजिक और करंट लेवल ऑफ सक्सेस जो है उनको पता है, और वो उनको इतना ट्रस्ट किया जाता है कि वो राइट डिसीजन ले सकें। ये नहीं कि हर एक स्टेज पे उनको कंट्रोल किया जाए, वो इंडिपेंडेंटली जो है अपने डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि तभी वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं, अगर उनके सोचने के ऊपर पाबंदी लगी जाएगी तो वो
राइट डिसीजन नहीं ले सकते। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन सोर्स कैन हेल्प इन क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ओवर इट्स राइवल बाय बिल्डिंग एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी। देखो, एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है स्किल क्या है, उसके पास नॉलेज क्या है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो ट्रस्टवर्दी हैं, लॉयल है, कॉम्पिटेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसके बेसिस पे क्या है कि अपने राइवल को पीछे छोड़ सकती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर के अंदर जो ह्यूमन बींग्स हैं दे प्ले ए वेरी वाइटल रोल। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम किस तरह से अपने ह्यूमन बींग्स को यूज़ करके उनके अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है प्राप्त कर सकते हैं। Strategic HRM is the linking of the HRM with the strategic goals and objective in order to improve the business performance and develop organization culture that fosters innovation and flexibility। देखो, जब हम strategic HRM की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो HRM के अंदर जो लोगों को डिवेल्प करते हैं, जो लोगों को प्रिक्योर करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे फ्यूचर लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बेसिस पे हम बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर इस तरह का प्रमोट करते हैं जो इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है। Strategic HRM is to ensure that HRM is fully integrated into strategic planning. HRM policy cohere both across policy areas and across hierarchies. यहाँ पे देखो, जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से जुड़े हुए हैं, और जो लाइन मैनेजर्स हैं वो अपने ह्यूमन बींग्स को प्रॉपरली जो है डेवलप करते हैं, प्रॉपरली जो है उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब स्ट्रैटेजिक, देखो जो HRM है, तो यहाँ पे वो जो कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ हैं वहाँ पे वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर का काम करता है, और उसी तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी उसका रोल बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। स्ट्रैटेजिक HR के अंदर केस फॉर चेंज, विज़न, मिशन कि क्या हमारे कस्टमर्स हैं, किस तरह से हमने उनको जो है सर्विस प्रोवाइड करनी है, किस तरह से रिलेशन बिल्ड करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चेंजेस लानी है, किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं इसका स्टेक होल्डर के लिए क्या जो है इम्प्लीकेशंस हैं। सो व्हाट आर द एम ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे HR स्ट्रैटेजी जो है उनको बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ना, और उसी तरह क्या है कि जो दूसरी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनके साथ उनको जोड़ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन मिल सके, और ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर जो है हेल्प हो सके। स्ट्रैटेजिक रोल के अंदर देखो क्या है कि तो फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी, सेकंड जो है दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन से पहले इन्वायरमेंट स्कैनिंग होता है, और इन्वायरमेंट स्कैनिंग जो है हमें बताता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, क्या हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे जो रोल ऑफ HR है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि जो HR है वो हमें, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस स्किल जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो HR मैनेजमेंट जो है हमें बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, कॉम्पिटिटर्स के पास किस तरह के ह्यूमन सोर्स हैं रखे हुए हैं, किस तरह के वो अपने स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनके द्वारा वो रिटेन करता है, मोटिवेट करता है, क्या उनके इंसेंटिव प्लान्स हैं, क्या लेबर लॉज अवेलेबल हैं, क्या लेबर लॉज हमारे ऊपर एप्लीकेबल्स हैं, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन बताता है, ताकि जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सही ढंग से फॉर्मुलेट हो सकें। और उसी तरह इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी जो है दैट रोल्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट जो फंक्शनल एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करे कि जिसके बेसिस पे हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है ऑब्टेन करना है। और यहाँ पे जो HRM है वो कंपनी को राइट जो वर्कफोर्स है उसको प्रॉपरली डिवेल्प करके लॉयल, कॉम्पिटेंट एंड विलिंग वर्कफोर्स प्रोवाइड करता है, और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है रिस्ट्रक्चरिंग और डाउनसाइजिंग एफर्ट्स के अंदर भी जो है वो उसको हेल्प करता है ताकि एम्प्लॉयज़ को बुरा ना लगे। और उसी तरह HR जो है
वो प्रॉपरली जो है एम्प्लॉयज़ की स्किल भी डेवलप करता है, ताकि फर्म जो है क्वालिटी बेसिस के ऊपर भी जो है स्ट्रांग हो सके। क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी रेंडर तभी कर सकती है अगर उसका जो बेसिकली क्या है कि जो जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी कैपेबल हैं। और उसी तरह क्या है, कंटेम्प्रेरी जो स्ट्रैटेजिक एचआर इश्यूज़ हैं, एक तो है एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ताकि क्योंकि सिनेरियो चेंज होता रहता है, ताकि एम्प्लॉयज़ के अंदर जो रेलेवेंट स्किल है, नॉलेज है, उसको एनहांस करना। और उसी तरह क्या है कि ट्रेडिशनल अप्रोच ये होती थी कि लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय आ गया तो वो हमारे पास रहे। बट आज के सिनेरियो के अंदर एम्प्लॉय जो है, ही इज़ वेरी एक्टिव, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, तो उसको होता है कि जहाँ पे मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं मैंने वहाँ पे जाना है। तो फर्म्स को ये बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो किस तरह से हमारे रिटेंशन है, किस तरह से हम उसका कैरियर डेवलप करें ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है टिका रहे। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आजकल एचआर डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही मतलब यहाँ पे अलग अलग कल्चर से, जैसे मेल फीमेल की डाइवर्सिटी हो सकती है, रीजन वाइज डाइवर्सिटी हो सकती है, कंट्री वाइज डाइवर्सिटी हो सकती है, डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो उनको किस तरह से हैंडल करना है। और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, ताकि उनको राइट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एचआर एंड द स्ट्रैटेजिक एचआर। देखो, ट्रेडिशनल एचआर के अंदर जो है एम्प्लॉय रिलेशन के ऊपर जो है कि एम्प्लॉय जो है हमारे जो है बेसिकली जो है एम्प्लॉय के वो हमारे एम्प्लॉय हैं। लेकिन जब हम स्ट्रैटेजिक एचआर की बात करते हैं तो दे आर ट्रीटेड एज ए पार्टनर, कि ये हमारे पार्टनर्स हैं, तो ये हमें हेल्प करेंगे। और उसी तरह क्या है कि जब हम ट्रेडिशनल एचआर जो है उसके अंदर हम किस तरह से ह्यूमन बींग्स को मैनेज करते हैं, किस तरह से उनको काम देते हैं, ट्रांजिशनल है। लेकिन स्ट्रैटेजिक एचआर के अंदर हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से उनको हम फ्यूचर के लिए ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंजेस करते हैं। यहाँ पे जो इनिशिएटिव होता है बहुत ही स्लो होता है, रिएक्टिव होता है, फ्रैगमेंटेड होता है। लेकिन जब हम स्ट्रैटेजिक एचआर में बात करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है और इंटीग्रेटेड होता है। जॉब डिवीज़न के अंदर ज़्यादा डिवीज़न ऑफ लेबर पे, स्पेशलाइजेशन पे होता है। यहाँ पे उनको डिफरेंट क्रॉस ट्रेनिंग दी जाती है। अगर मैं प्रोडक्शन को कहूँ तो मुझे मार्केटिंग के बारे में भी नॉलेज दी जाती है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं कि हम लोग एक टीम का हिस्सा है। और यहाँ पे होता है कि वर्कर को अगर हम ज़्यादा पैसा दिखाएंगे तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रेडिशनल के अंदर मनी और मटेरियल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। और टाइट कंट्रोल, यहाँ पे चेंजिंग कंडीशंस के मुताबिक कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल एचआर के अंदर जो स्टाफ स्पेशलिस्ट होते थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। यहाँ पे एवरी लाइन मैनेजर हैज़ टू मैनेज। और जो डिज़ायर आउटकम होता था, कॉस्ट को रिड्यूस करना, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना। पर स्ट्रैटेजिक एचआर के अंदर इंक्रीज परफॉर्मेंस, इन्हांस्ड कस्टमर रिलेशनशिप एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। वर्कर्स को मशीनों की तरह ट्रीट किया जाता था, बट स्ट्रैटेजिक एचआर के अंदर जो है उनको सही ढंग से मैनेज किया जाता है और उसको इस ढंग से डेवलप किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर उनको जो है उनके हिसाब से डेवलप किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और उनके इंडिविजुअल गोल्स भी जो हैं अचीव हो सकें। अब हम देखते हैं कि देखो जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर कि किस तरह से हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पॉलिसी जो है डिज़ाइन करनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरह के हमें जो लोग चाहिए उनके अंदर किस तरह की स्किल चाहिए है, किस तरह की क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो आइडेंटिफिकेशन की जाती है और फिर देखा जाता है कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको ही सिलेक्ट किया जाए। और किस तरह से एम्प्लॉयज़ को राइट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, किस तरह से जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के द्वारा जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज करना है,
स्ट्रेंथ को किस तरह से हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में कन्वर्ट करना है, वीकनेसेस को किस तरह से रिमूव करना है, और उनको किस तरह से जो बेसिकली क्या है कि देखो हमारे कॉम्पिटिटर किस तरह के कंपनसेशन प्लान्स हैं, किस तरह के इंसेंटिव प्लान्स हैं, किस तरह के बेटर इंसेंटिव प्लान्स देके हम उनको रिटेन कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ह्यूमन सोर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। देखो यहाँ पे जब ह्यूमन सोर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके पास क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उन कैपेबिलिटी को हम सही ढंग से यूज़ करते हैं ताकि जिसके बेसिस पे हम कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम एज प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं और वो हमारे उनके पास कैपेबिलिटी है जिसके बेसिस पे हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बार्नी मेड द केस दैट द फर्म्स रिसोर्सेज लीड टू सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। जब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं वो वैल्यूएबल हैं, हमारे पास इस तरह के लोग काम करते हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते, जिसको कोई इमिटेट नहीं कर सकता। और यहाँ पे क्या है कि वो जो है बेसिकली जो है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो इस तरह से जो है हम जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है गेन कर सकते हैं। पॉटर की जो बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजिक और HRM है, एक तो कॉस्ट लीडरशिप जिसके अंदर क्या होता है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। डिफ्रेंशिएशन के अंदर जो है हम यूनिकनेस, फोकस के अंदर जो किसी ने वो एरिया टैप नहीं किया उसके ऊपर हमारा फोकस होता है। तो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि देखो जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि जो हम पहले स्किल और टेक्निक यूज़ कर रहे थे वो आउटडेटेड हो रही है। तो किस तरह से हम उसको जो है डेवलप कर सकते हैं। और इसी तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं तो उसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। और इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर भी चेंजेस आ रही हैं क्योंकि आज का जो हमारा देश है वो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, पूरा वर्ल्ड जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंटरनेशनल दैट आल्सो इम्पैक्ट आवर कंट्री। तो किस तरह से उसको हम जो है यूज़ कर सकते हैं। वर्कर का प्रोफाइल भी चेंज हो रहा है क्योंकि वर्कर जो है वो ज़्यादा जो है कैरियर ओरिएंटेड है, ज़्यादा अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने राइट्स के प्रति। और उसी तरह जो कस्टमर है उसकी भी जो नीड्स और एक्सपीरियंस है वो भी चेंज हो रहा है, किस तरह से हम उनको मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो ह्यूमन सोर्स मैनेजर है उसका रोल जो है बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को अंडरस्टैंड करे और एम्प्लॉयज़ को इस तरह से डेवलप करे कि वो हर एक का मिशन बन जाए ताकि उनके अंदर कोर कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप करना। तो यहाँ पे बिज़नेस को जो है जो हमारे बिज़नेस का मेन फंक्शन है वहाँ पे हम उनको कॉम्पिटेंट बनाएं और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके अंदर हम कौन सी कॉस्ट लीडरशिप चाहते हैं या यूनिकनेस चाहते हैं। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम सुटेबल चेंजेस जो हैं इंट्रोड्यूस करें विद द हेल्प ऑफ ए चेंज एजेंट। मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि आजकल वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। ये मेल फीमेल भी हो सकती है, यंग ओल्ड भी हो सकती है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड भी हो सकती है, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है, या डिफरेंट कंट्री से भी हो सकती है, डिफरेंट रीजन से भी हो सकती हैं। तो उनको हम किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से हम उनको जो है मोटिवेशन देते हैं। और वर्क एथिक्स एंड कल्चर जो है किस तरह से हम डेवलप करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है। किस तरह से सुटेबल कंड्यूसिव कल्चर वहाँ पे क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम बिज़नेस को एथिकल टर्म्स के अंदर यूज़ करते हैं, किस तरह से हम ह्यूमन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे काम करते हैं उनको हम ऑटोनॉमी देते हैं ताकि वो काम जो है डिसीज़न जो है ले सकें। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो कंट्रोल को पसंद नहीं करती। तो एम्पावरमेंट का मतलब है कि किस तरह से वो अपने आप पे ट्रस्ट करके जो है गुड डिसीज़न ले सकती है और ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकती है।
तो व्हाट आर दी ऑब्स्टिकल्स? एक तो क्या होता है कि देखो जो लोग होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रैटेजिक नीड्स हैं इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो और उसी तरह क्या होता है कि लोगों की जो मेंटालिटी होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। हम शॉर्ट टर्म गोल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लोगों के पास क्या होता है कि स्ट्रैटेजिकली फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के अंदर इस तरह की सिचुएशन हो सकती हैं, इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, वो इमेजिनेशन नहीं होती। और उसी तरह क्या होता है कि जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। और उसी तरह एम्प्लॉय के अंदर रेजिस्टेंस टू चेंज भी होती है। और उसी तरह जो स्ट्रैटेजिक एचआर है और जो हमारे डे टू डे काम है उसके अंदर काफ़ी मिसमैच होता है। तो अब हम किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं? एक तो क्या है कि हमें स्वॉट एनालिसिस जो है करना चाहिए, जिसके द्वारा हम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को देख सकें। और उसी तरह हम टेस्ले एनालिसिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल करना चाहिए, ताकि जिसके बेसिस पे हम सही ढंग की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकें। और उसी तरह क्या है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं, उनको हम इन्वॉल्व कर सकें। और जो रुकावटें आ सकती हैं उसको असेस कर सकें, उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए सही एक्शन प्लान बना सकें और उसको हम सही ढंग से जो है इम्प्लीमेंट करें। फिर उसका समय समय पर फॉलोअप एंड एवेल्युएशन करते रहें।